अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कैसर खान और आप देख रहे हैं वाक स्पेशल। नाजरीन, पाकिस्तान को मारे से वजूद में आए हुए 75 साल होने को हैं। नाजरीन, 75 सालों में कई सियासी जमातें आई अपना मंशूर लेकर और सियासी मैदान में कूदी, इलेक्शन लड़े, ऐवानों में आई। लेकिन 75 सालों में पाकिस्तान के हालात जूं के तू हैं। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर हैं। इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारान, जिनमें जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अली बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट रिजा हसन महमूद सदीकी साहब। जनाब, आपको वेलकम। मोहम्मद बाकर भाई और हसन भाई, हम पाकिस्तान बने हुए 75 साल गुजर चुके। 75 सालों में कई जमातें आई अपना मंशूर लेकर पाकिस्तान को संवारने के लिए। उनका मंशूर अगर उठाकर देखा जाए तो बड़ा ही दिलकश कि ये जब मंशूर पेश करेंगे और जिस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन देखने में ये आया कि 75 सालों में जितनी भी हुकूमतें आई वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सकी। पाकिस्तान का हाल तो ये है कि आज भी गुर्बत आम है, महंगाई आम है, गुर्बत की वजह से खुदकुशियां की जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए मंशूर के बरक्स, तो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लीडरान और उनके वज़रा वो फल फूल रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम बार बार एक ही चीज जो है वो दोहरा रही है। कभी अवाम दोहराती है, कभी अदालतें दोहराती हैं, कभी इदारे दोहराते हैं। तो अवाम के लिए ये इस बार सोचने का मकाम है, क्योंकि अब तो निगरान गवर्नमेंट है। भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान कितने लोगों को मिला ये पूरे पाकिस्तान को पता है। उसके बाद आ गया नवाज शरीफ साहब का दौर। वैसे जिया हक साहब का था, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाद फिर बेनजीर साहबा के दौर आ गया। तो उसके बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा, ये चोर वो चोर। उसके बाद आ गया जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर बाहर से बहुत पैसा आया। जब पैसा आया तो वो पाकिस्तान पे भी लगा। उस वक्त जो है वो यूनियन काउंसिल, नाजिम, सिटी नाजिम, इन सबको जो है वो पैसा नीचे तक आया। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद 2008 में जब जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट आई तो उसके अंदर शायद लोग भूल गए हैं। उसकी वजह यह कि उस वक्त गैस नहीं आता था, पानी नहीं आता था, बिजली नहीं आती थी और जी भुट्टो का नारा था। जबकि इनका जो वादा था रोटी कपड़ा और मकान वो भूल गए थे। उसके बाद आ गया नवाज शरीफ साहब ने क्या किया कि जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। कितना कर्ज उतरा और कितना मुल्क सुधरा। लोगों ने अपने जेवर तक दे दिए, अपनी जायदादें बेच दी, नवाज शरीफ के अकाउंट के अंदर गए। वो कहां गया पैसा? उसके बाद आ गया इमरान खान। अब इमरान खान के साथ जितनी भी टीम थी A to Z, ऊपर से लेके नीचे तक, वो सब किसी ना किसी पार्टी से आए। टूट किया है नवाज शरीफ, किसी ना किसी पार्टी से। ये वाहिद वो बंदा था जो किसी पार्टी का नहीं था। इसने नवाज शरीफ साहब से जो है इमरान खान ने शौकत खानम के लिए जमीन ली, उसको पैसा भी दिया, शौकत खानम भी बन गया। लेकिन वहां होता क्या है, वहां गरीबों का इलाज होता है, डोनेशन आता है, इंटरनेशनल लेवल पे आता है, लोकल लेवल पे आता है। इसकी गवर्नमेंट के अंदर हुआ क्या, कोरोना आ गया। ये सबको पता होगा कोरोना है। कोरोना में आप लोगों के भी बिल आए होंगे, ये भाई कैमरामैन उसका भी बिल आया होगा, हमारा भी। उसके अंदर एक लिखा हुआ था वजीर आजम रिलीफ फंड, वजीर आजम रिलीफ, बिजली के बिलों में पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये मुझे बताएं कि उसने अपने जेब से दिया? उसने देना था ना, उसने अपने जेब से तो नहीं दिया। उसके बाद उसने एक काम किया, लंगर खाने खोले। लंगर खाने किसके लिए थे? गरीब आवाम के लिए थे। खुल गए ना लंगर खाने, गरीब आवाम जाती थी, इज्जत से रोटी खाती थी, 3 टाइम वापिस आ जाती। अगर वो किसी और शहर से आता है बंदा तो उसको रहने के लिए रिहाइश चाहिए, होटल में जाएगा, पैसे नहीं है उसके पास, मजदूरी करने के लिए आया है, इसलिए उसने पनाहगाहें बना दी। जब पनाहगाहें बन गई तो उसके बाद जो दूसरे शहर से आता था उसका शनाख्ती कार्ड लिखा होता था उसके ऊपर, उसकी एंट्री होती थी
उसको चादर और एक तकिया दे दिया जाता था कि जी यहाँ सो जाए इज्जत के साथ। उसे किसी का किराया नहीं देना होता था। सुबह निकलता था, शाम में मजदूरी करके वापस आता था और वो दोबारा पनाहगाह में बैठ जाता था। फिर ही उसको रोटी मिल रही थी, फिर ही उसके लिए रिहाइश थी। वो अपने बीवी बच्चों के लिए जो है शाम को जो कमाई कमाता था वो बेच देता था। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो लोगों के लिए घर बनाने के लिए कहा, आप मेरे साथ चले चले, घर तैयार पड़े हुए हैं। ऐसे अफराद जिनके पास लेटर इशू हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ये कौसार ब्लॉक से आए हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त है, रेड जोन के अंदर नया कौसार ब्लॉक बना है। वहां से लेटर इशू होते हैं, लोगों के घर जाते हैं। मुझे ये बताएं कि वो बिल्डिंग आज इस दौर के अंदर तैयार है, सबके घर तैयार है। अगर कहते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूं। ये गवर्नमेंट आने के बाद किसी एक अफराद को भी घर मिला है? किसी एक को भी? भाई कर्जा हमने तो नहीं लिया, IMF के पास हम तो नहीं गए, हम तो डॉलर के अंदर खर्च नहीं कर रहे। डॉलर में कौन खर्च कर रहा है? हमने खर्च किया, आपने खर्च किया, हम तो पाकिस्तानी रुपीस खर्च कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये उसका प्रोजेक्ट था, बेशक कुछ भी था, आवाम को मिल रहे थे ना। लेटर इशू करते, भाई किस किस को किया, ये लें भाई, अपने पैसे भरें और ले जाएं। मैं हसन मोहम्मद सिद्दीकी साहब जी तख्तियों की सियासत जैसे ये कह रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट था, फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहिए था दूसरी हुकूमत जो आती है। लेकिन तख्तियों की सियासत है कि तख्तियां भी बदलाई जाती हैं और जब तक तख्ती न बदले तो काम भी नहीं होते। आपके सामने ये TB हॉस्पिटल है जो एक अरसा दराज तक जेर तामीर रहा, फंडिंग ना होने की वजह से। नई हुकूमत क्योंकि उसको बना रहे थे मुशर्रफ साहब, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब उसको हैंड ओवर कर रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे। नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फंडिंग बंद हो गई और तख्तियों का मामला था कि तख्ती हमारी लगे या ना लगे। बात हो रही है मंशूर पे। सर गुर्बत उसी तरह है, मंशूर में तो बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसको बयान कीजिएगा कि असल में मंशूर को सामने रखकर फैसले क्यों नहीं किए जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो बाकर भी ने बात की थी अभी भुट्टो साहब की, जो उनका नारा रोटी कपड़ा और मकान, मैं सबसे पहले इसकी वजाहत करूं कि मेरे ख्याल में कि ये है कि सबसे पहले जो आवाम से छीनी गई है वो ये 3 चीजें ही हैं। उनको ये नहीं पता कि ये 3 चीजें देनी है, रोटी कपड़ा मकान आवाम को, गरीबों को देना है, लेकिन ये 3 चीजें छीनी। उसके बाद आज ये आपकी ने जो बात की नारे की, जी है भुट्टो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। आवाम मर गई है लेकिन भुट्टो जिंदा है। आवाम यहाँ पे खून के आंसू रो रही है, भुट्टो जिंदा है। जो उस वक्त मरा था आज वो जिंदा है, और जो जी रहे हैं वो मर गए। क्या ये सियासत है? मुझे आज तक एक लीडर बता दे कि जिसने पाकिस्तान के लिए सोचा हो। कोई लीडर नहीं है। यहाँ पे जो भी आया है वो सिर्फ अपने खजाने भरने के लिए और अपने लिए आया है, इस मुल्क के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। सही कह रहे हैं। आप मंशूर की बात कर रहे हैं, खान साहब के दौर में मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दे। ये जो भाई ने बात की है जी, लंगर खाने खोले या वो बनाया उसके जी आशियाना ब्लॉक, कोसार ब्लॉक, अगर ये चाहते तो इन लोगों को, गरीबों को ये नौकरियों पे नहीं लगा सकते थे? क्या वो लंगर के ऊपर पालना जरूरी था? एक बंदा जो पूरा दिन कहीं पे फिरेगा, वो आगे तो उसको पता है कि मैं जाऊंगा तो वहां पे जाके मुझे खाना मिल जाना है। ठीक है। क्या ऐसे उनके लिए जो वो इकदाम किए जाते हैं कि यार उनको नौकरियां दी जाती हैं, क्या ये मुमकिन नहीं था? आपने बात की दूसरी घर की, कोसार ब्लॉक की बात की, कर्जे मिले हैं लोगों को, जिसके अंदर वजीर आजम का वो एक था पॉलिसीज के, जो बैंक के अंदर इन्होंने जो कर्जे दिए थे, बैंक के थ्रू दिए थे। अगर ये कोसार ब्लॉक आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये आशियाना शहबाज शरीफ साहब ने नहीं ये लॉन्च की थे? आज वहां पे लोग रिहाइश पजीर भी हैं, की थी। मैं बजाते खुद, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं नॉन लीग से, मेरा किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा भी नहीं किसी पार्टी से। मेरा एक ही मिशन है, देखिए हमने खुद काम करना है और कमाना और खाना है। बिल्कुल ऐसे। हम यहाँ पे बैठ के एक सियासी जमात के पीछे लड़ रहे होते हैं, दूसरे के पीछे लड़ रहे होते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे।
महंगाई की आप बात देख लें कि पेट्रोल आज 273-274 रुपए है। ठीक है। क्या आवाम अब घरों से बाहर नहीं निकलती? आप किसी खान साहब अगर पेशाब भी करते हैं, उनका पेशाब अगर पीला आता है तो वो ब्रेकिंग न्यूज सारे चैनल देते हैं, हर चैनल चलाता है, हर चैनल चलाता है। नहीं, यहाँ उस वक्त लोग बाहर आएंगे। यहाँ सिर्फ खान साहब की बात नहीं है, यहाँ मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर कभी रहा हूँ। यार, जेल के अंदर जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो मैं सबकी बात करूंगा। यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई वाकया होता है, नवाज शरीफ साहब के साथ कोई भी ऐसा कोई हादसा पेश आता है, या कोई भी ऐसी कोई बात होती है, आवाम सड़कों पर आ जाती है। किसी भी लीडर की आवाम वो आ जाती है आवाम सड़कों पर। क्या ये आवाम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल सकती? ये आवाम का बहुत बड़ा फॉल्ट है। बिल्कुल, ये हमारा अपना फॉल्ट है। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें किसी को भी नहीं कहूंगा, मैं माजरत के साथ मेरी बात जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल ऐसा ही। हम उन्हीं बंदों को, खान साहब की पार्टी में जितने बंदे थे उसमें कोई ऐसा मुझे बंदा बता दें, कोई सियासतदान ऐसा बता दे जो नया फेस हो। सारे वही लोग नहीं जो किसी दो तीन बंदे हैं दो बंदों से पाकिस्तान की तस्वीर नहीं बदलती। जो सारे के सारे बंदे वो थे कि जब वो खान साहब की पार्टी में नहीं थे, किसी और पार्टी में थे, तो खान साहब कहते कि चोर है, डाकू है। ठीक है। मैं इसको अपना चपरासी बना रखूं। जब उनकी हुकूमत में आए तो उनको कितने बड़े बड़े उनको पौधों से नवाजा गया। वही सारे लोग सिर्फ फेस बदल कर, फेस वही है, सिर्फ पार्टी बदल कर लाए जाते हैं। वो पाकिस्तान के क्या वो हालात चेंज करेंगे? असद भाई, और आप दोनों माशाल्लाह साफी हैं, और मैं एक चीज समझने से कासर हूं, शायद आप मुझे समझा सकें कि कुलिया ये है कि जो मालिक होगा काम वो लेगा, जो मालिक होगा तनख्वाह वो देगा। तनख्वाहदार हमेशा काम करने वाला होता है, मालिक हुक्म चलाने वाला होता है। और जो इंसान तनख्वाह लेगा वो हुक्म मानेगा, वो काम करेगा, क्योंकि उसको उस काम पे मामूर किया जाता है जिसकी वो तनख्वाह लेता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा उलट है कि हम अपने लीडर को मुंतखब करते हैं, उसको तनख्वाही भी देते हैं और फिर सर पे भी सवार करते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने मेट्रो बना दी, अगर ये जो शेल्टर हाउस हैं अगर इमरान खान साहब ने ये बना दिए, अगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेके भुट्टो साहब आए, तो हम पे कोई एहसान किया? वो तो हमारे मुलाजिम हैं, अगर समझा जाए, अगर देखा जाए कानूनी हैसियत से, तो फिर उनके नारे क्यों लगते हैं? ये एक मैं समझ से कासर हूं, शायद आपको जवाब दे सके कि हम उनको सर पे क्यों बिठाते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। भाई वो उसी काम के लिए लाए गए हैं जिनकी वो तनख्वाह ले रहे हैं। यहाँ पे निजाम उल्टा है। आप ये बात ठीक कर रहे हैं, वो मुलाजिम जरूर है, हम मालिक हैं। अगर हम मालिक हैं, वो मुलाजिम है, लेकिन वो मुलाजिम जो है ना वो अरबपति है। उन मुलाजिमों तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत बड़ी रसाई की जरूरत है। ऐसे ही है। नहीं, फिर तो मुलाजिम में फिर अजारादारी हुई ना। अजारादारी में और मुलाजिमत में फर्क है सर। जी सर, हमने मुंतखब किया, वो हमारा क्या कहते हैं मुलाजिम है। नहीं, मैं आपको फिक्रे से मुत्तफिक हूं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ, तो इसका मतलब है सारा फॉल्ट अवाम में है। अवाम में फॉल्ट है। हम अपने मुलाजमों को सर पर बिठा रहे हैं। मैं किसी भी सियासतदान को बुरा नहीं कहूंगा, मैं बुरा कहूंगा तो अपनी अवाम को कहूंगा। उसकी वजह यह है कि सारा कसूर हमारा है, ये सारे हमारे ही लाए हुए लोग हैं। ठीक है, आप चले जाएं, अभी तुर्की का वो एक आपने वीडियो देखी होगी कि एक बच्ची को उन्होंने वजीर आजम हाउस में बुलाया। वो बच्ची कौन थी कि वो बच्ची ने इसरार किया था वीडियो बयान में कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं। जब उन्होंने देखा और उसको वजीर आजम हाउस में बुला लिया, क्या यहां पर ऐसा होता है? यहां पे जहां से उन्होंने गुजरना होता है, वहां से तो 5 से 10 मिनट पहले वहां पे रूट लगा के तो रास्ते बंद कर देते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। जीटी रोड से नवाज शरीफ साहब गुजरे थे, वहां एक बच्चा मर गया उनकी गाड़ी के नीचे आके। आप वो देखें, जीटी रोड पे जो नवाज शरीफ साहब गुजरे हैं, जब ये खान साहब आ रहे थे मोटरवे से, उस वक्त जो एक हादसा पेश आया था, ऐसे हादसा हुए। ठीक है, कोई मीडिया जो है हाईलाइट नहीं करता। अच्छा, मैं रात में दूसरी वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का कर्जा कितना होगा? पाकिस्तान का कर्जा क्या उतारना मुश्किल है? 200 अरब उतारना मुश्किल है? नहीं भाई, वो जो उतारना मुश्किल नहीं है। मीर साहब ने एक जो है जितने ओवरसीज बैठे हुए, हर ओवरसीज 2 लाख से 3 लाख ओवरसीज 1 करोड़ रुपया, अगर 1 करोड़ रुपया दें तो इस पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। अगली बात, आईएमएफ की तरफ आ जाए। हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं,
अगर मैंने आपसे कर्जा लिया है तो क्या मेरे घर में आके मुदाखलत करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? मैंने आपसे कर्जा लिया है, मैं आपका कर्जई जरूर हूं, लेकिन मैंने आपको पैसे वापस देने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में आके मुदाखलत करें। ये जो वजीर हम IMF से कर्जा लेते हैं तो IMF हमारे मुल्क में आके मुदाखलत करता है कि आप महंगाई करो, बिल बढ़ा दो, बिल बढ़ा मैं नहीं दो। करता वो हूं। जो IMF कहेगा, वो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं उनकी मुराद क्यों खत्म नहीं करते भाई? 6,000 अरब डॉलर का रोजाना जो है वो तांबा, सोना और ये मादनियात जो निकाल के बेची जा रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, उसमें भी एक उसमें भी एक फॉल्ट जो मैं नहीं कह रहा, ये एक सीनियर साफी कह रहे हैं, हामिद मीर साहब, जिन्होंने पूरा वो दिखाया अपने चैनल पे, सब कुछ बताया। मुझे ये बताएं वो पैसा कहाँ गया? और ये जो अरबों डॉलर के हिसाब से पैसा आया वो खर्च कहाँ हुआ? आज तक का जो बजट बना, जितना भी जो कर्ज आया है गया नहीं, जो जमा हुआ उसको छोड़ दे, जो आया है वो लगा कहाँ? उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? आज तक किसी ने की ईमानदारी से? मगर भाई मेरा सवाल अब भी वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि लीडरों को अप्रिशिएट करना कौम का हक है। ठीक है, लीडरों को अप्रिशिएट करना कौम का हक है, और उनकी हर पॉलिसी जो अवाम के मुफाद में है उसको उसके राह में हम उनके राह को हमवार करना अवाम का फर्ज है। लेकिन मैं सवाल फिर वही भी है, मुलाजमों को सर पे बिठाना क्या ये जायज है? नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। ये तो सर आप भी किसी इदारे से मुंसलिक हैं और मुलाजिम है वहां पे, बेशक आप जो टॉप क्लास के कैमरामैन हैं या टॉप क्लास के आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इदारे को चाहिए आपका काम, आपका नाम नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जब तक काम नहीं करेंगे तो इदारा आपको तनख्वाह नहीं देगा। ऐसे ही तो हम इनकी तनख्वाहें बंद क्यों नहीं करते? तनख्वाह कौन बंद करेगा? ये मुझे बताएं, तनख्वाह बंद कौन करेगा? अच्छा हसन भाई, मैं एक चीज और भी समझने से कासर हूँ, शायद आप दो भाई मुझे थोड़ी सी वजाहत कर सकें। पाकिस्तान की अगर जमहूरियत को देखा जाए और इनके तसलसल को देखा जाए, तो कोई भी जमहूरी पार्टी अगर आई है बरसर इक़्तिदार, तो अगर उठा के आप देखें तो कम पेश 18 महीने या 2 साल के लिए वो हुकूमत रहती है, फिर उनका तख्ता उलट जाता है। MNA को बनने के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए चाहिए, MPA को बनने के लिए कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए चाहिए, और जबकि इनको पता भी होता है कि हमारी हुकूमत 18 से 2 साल रहेगी, 18 महीने से 2 साल, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ये असेंबलियों में आते हैं जबकि कर भी कुछ नहीं सकते। क्यों आते हैं सर? ये दस्तखत करने आते हैं, ये सिर्फ दस्तखत करने आते हैं। और एक बिल पास करने के कितने पैसे लेते होंगे? ये सबसे आसान बिजनेस है, ये बिजनेस है बेसिकली, कि आपने 1 करोड़ लगाया है, आपने 10 करोड़ रुपया कमाना है, जो बजट आएगा वो खा जाना है। अभी ये शहबाज शरीफ साहब ने जो है पुल का इफ्तिताह किया जाने से पहले, बाराको वाला, उसकी हालत देखी आपने? उस रोड की हालत देखी है? खसा सर टूटा हुआ अभी से, वो इफ्तिताह नहीं हुआ, उससे पहले वो टूटा हुआ है। हैवी ट्रैफिक के लिए भी बंद है, हैवी ट्रैफिक के लिए वो पुल अभी भी बंद है। इदारों के तसलसल को अगर आप देखा जाए, मंशूर का हिस्सा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इनको बढ़ावा देंगे। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इदारों का ये हाल है कि अगर वासा ने पाइपलाइन बिछानी है किसी भी इलाके में, तो बनी हुई रोड और बनी हुई सड़कें तोड़ के दोबारा लाइन बिछाएंगे। बेशक वो रोड 6 महीने पहले बनी, बेशक वो गली 6 महीने पहले बनी, लेकिन उन्होंने दोबारा वो खेड़नी है, और वो ताहाल नए इलेक्शन के आने तक वो गलियां टूटी ही पड़ी रहेंगी। फिर उन पे पैसा लगेगा, फिर इनको याद आएगा कि हमने गैस लाइन बिछानी थी, हमने पाइपलाइन बिछानी थी, हमने नलका के कलेक्शन यहाँ से देना था, फिर उनको तोड़ा जाएगा। तो ये भी मंशूर का एक तसलसल है कि वो शुरू से लेके आज तक हुआ जा रहा है। इदारे भी अपनी पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं कर रहे क्योंकि हुकूमत अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं करवा रही। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, ये डबल रोड आपने देखा होगा, फैजाबाद से लेकर और 26 नंबर चुंगी तक रोड बना है। ये डबल रोड वाला जो पुल है वो जाके देखें, 6 महीने नहीं हुए बल्कि 3 महीने भी नहीं हुए, ये पुल बैठ गया। कितने अरब लगाए? कुछ CDA के पास था, कुछ पंजाब गवर्नमेंट के पास था। अब ये इन दोनों गवर्नमेंट ने आपस के अंदर क्या बांटा है? किसके पास पैसा गया होगा? ये पैसा किसका था? अवाम का था। लगा कहाँ? रोड के ऊपर। अब ये चेक कैसे होगा कि ये कितने इंच की जो है वो रोड खुदाई करके जो है इन्होंने सीमेंट डाली है, ये इन्होंने बजरी डाली है, या सिर्फ पानी के ऊपर जो है वो पुल खड़ा कर दिया?
तो आपने देखा होगा बीच में जो है शहबाज शरीफ साहब मुल्तान वाली साइड पे कहीं गए थे, हाँ, तो वो पानी के ऊपर रोड बना रहे थे। तो या तो ये नन्हे बच्चे हैं गवर्नमेंट वाले, या ये समझते हैं कि ये जो पैसा आवाम का नहीं हमारे पर्सनल अकाउंट का है। पर नन्हे बच्चे नहीं है, हम नन्हे बच्चे हैं कि एक वजीर आजम के कहने पर 24 करोड़ आवाम जो है वो उनके पीछे चल पड़ती है और फिर पूछती भी नहीं है कि जी हमारी रोटी कहाँ है, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हम नंगे घूम रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। रोडों पे आप देख लें, किसी भी शाहराह पे आप चले जाएं, किसी भी रोड पे आप चले जाएं, जिस्म फरोशी आम है। किस लिए? कि उनके घर के अखराजात नहीं चल रहे, मजबूर हैं। हमारा माशरा इस कदर बेहिस हो चुका है, हमारी हुकूमतें तो बेहिस हैं, हमारे माशरा उससे ज़्यादा बेहिस हो चुका है कि हम भी बैसियत माशरा उनकी इस्लाह नहीं करते बल्कि उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हसन महमूद साहब, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ आप मशवरा दें। मैंने पहले भी बात की है कि हमें इस मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए खुद निकलना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे कभी भी इस मुल्क का निज़ाम नहीं बदलेगा। आज निगरान हुकूमत है, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में फिर वही घिसे पटे लोग, वही पुराने लोग, वही पुराने चेहरे। ये जो सियासत है ना, ये वो खानदानी सियासत जो चलती आ रही है वही है। इसके अंदर अवाम का सोचने वाला एक भी बंदा नहीं है मेरी नजर में। जितने बंदे हैं, जो आपने पहले बात की थी, एक एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपया लगता है, या एमएनए का लड़ने के लिए 15 से 25 करोड़ रुपया लगता है। वो इसीलिए लगाते हैं कि जैसा बाकर भाई ने कहा कि ये बिजनेस है, वो इसलिए लगाते हैं कि आज हम लगाएंगे तो हमने ये पैसे हो सकता है 2 महीनों में या 6 महीनों में हमने यहाँ से पैसे रिकवर कर लेने, डबल ले जाना। एक बिल पास करने के उनको कितने पैसे मिलते हैं। आप ऊपर लेवल छोड़ दें, एमएनए का छोड़ दें, आप आज निचली सतह के ऊपर अगर आपने किसी पटवारी से फर्ज निकलवाना हो, अल्लाह की पनाह, वो आपको ऐसी फर्ज निकाल के दे देगा, नहीं कभी भी नहीं, वो आपको रोल के रख देगा। हालांकि कोई फर्ज की कोई फीस, अब वो तो पटवारी आपके हाथ ही आएगा, पटवारी आपको हाथ ही आएगा, उनके मुंशी बैठे होंगे। मैं एमएनए की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नीचे तबके के ऊपर जाके पटवारी की बात कर रहा हूँ। पटवारी आपसे पहली बात है कि वो आपके हाथ ही नहीं आएगा, हाथ आएगा तो वो मुंह मांगे, पैसे आपसे मांगे। सर मैं अपने मेरे इसके बाद मरी के साथ जी, इसके बाद आप चले जाए किसी भी सरकारी इदारे में, आपका काम बिल्कुल जेन्युइन होगा। आप चले जाए कंट्रोलिंग बोर्ड में, ठीक है, आपका काम बिल्कुल जेन्युइन होगा। वो आपको रिकॉर्ड देने के लिए अव्वल तो कहेंगे कि जी 1970 का रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, जल गया 1980 का रिकॉर्ड है ही नहीं। वो रिकॉर्ड लेने के लिए आप उनकी जेब गरम करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आप उनसे रिकॉर्ड लेंगे, बिल्कुल 100% ऐसी बात है। ये निचले तबके की बात हो रही है। अब आ जाए ऊपर एमएनए या एमपीए के ऊपर आ जाए। पहली बात यह कि आप वहां तक एमएनए साहब से मिलने के लिए आपको भी एक ऐसी रसाई की जरूरत है कि वो आपकी चमचे से मिलेंगे। वो इलेक्शन से पहले आपके चक्कर लगते सर, वो तो पहले चक्कर लगते हैं ना, इलेक्शन के बाद तो आप इनको देखेंगे कि है दूरबीन में भी नजर नहीं आते वो। ये तो आपको ये खलाई मखलूक की तरह आए थे और कहीं पे चले गए, गायब हो गए। सर मीटिंग में, ठीक है, मीटिंग में होंगे, अंदर ही हो सकता है अंदर ही होंगे, कहेंगे है ही नहीं, वो बाहर गेम है, टूर पे गेम है, ये कराची है, अब मुल्की सलामती के लिए, ठीक है, काम के लिए बस होंगे अंदर ही। अब जो 25 करोड़ रुपया लगा रहा है वो वहां से अरबों कमाएगा, ऐसा ही है, और उसने कमाना किससे है? अवाम से। अब आ जाए बिलों के ऊपर, मैं इसको भी लाजमी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, कुछ हुकूमती अरकान बैठे हुए थे बार लॉन में, हाँ एसी चल रहे थे, और एसी चल रहे हैं, चिल्लर चल रहे हैं। क्या मुझे बात बताएं, बार लॉन में चिल्लरों की जरूरत है? और एक भी नहीं, कई चिल्लर लगे हुए, 6 से 7 चिल्लर लगे, और वहां पे चिल्लर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि भाई बिल किसने देना है? मैंने और आपने देना है। बिल किसने देना है? जो बाहर मजदूरी कर रहा है, जिसने गिनती उठानी है और उसने खुदाई करनी है, बिल उसने देना है। बिल्कुल ऐसे ही। जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, बिल उसने देना है। वो 1000 रुपया दिहाड़ी वाला कमाएगा तो उनके खर्चे उठाएगा, ऐसी बात है। 100%। जिसकी 6 लाख रुपए तनख्वाह है, 6 लाख से ज्यादा तनख्वाह है, उसको 1300 यूनिटें फ्री है। और जिसकी 1000 दिहाड़ी है या 20 से 25 हजार रुपए इनकम है,
उसके लिए 50 से 56 रुपए यूनिट है। आप बताइए कहाँ का इंसाफ? नहीं कहा, ये आइन ये देता है सहूलत इनको। ये आप चले जाएं बाहर, आप चले जाएं आउट ऑफ कंट्रीज, वहां पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके पास है सबसे पहले तो वो खींचते हैं, नोचते हैं, छीनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप चले जाएं थानों में, थाने में जाके आप अपनी कंप्लेन करवाएं, जी मेरे साथ स्नैचिंग हुई है, चोर आए थे, गन पॉइंट पे मोबाइल और 50,000 भाई तो उस तरफ गया था, क्यों था? नहीं जी, वो तफ्तीशी आपको पहले ऐसे देगा कि पहले यार तू 10 तेरे को 50,000 कितों आया? तेरे बस कहाँ से है? मैं ये हकीकत बात बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो क्या जी ये पेंट नहीं करते, वो पेंटर था, और उस दिन उसको इत्तेफाक से जो ठेकेदार होता है उस दिन उसने उसको पैसे दिए थे 25 या 30,000 रुपये। मैंने फोन किया, यार हसन भाई किधर होना कि जी घर का तेरे को मसला है, थाने जाना। मैं थाने के साथ चला गया, थाने जाके वो उसने कहा जी, उसका लिया, उसने पहले देखा, देख के उसने कहा जी हाँ जी 10 क्या है? तो कहा जी मेरे नाल सर जी वो डकैती होगी, पैसे थे मोबाइल लैके में। कितने पैसे? 25,000 रुपये। तेरे को गुरु है वो पहले 10 में 25,000 रुपये कितों आई? किसी का नाम है। आप लोग वहां पे बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए? दाद रसी के लिए, दाद रसी के लिए, आवाम की दाद रसी के लिए। आप वहां पे आवाम के मुहाफिज है, छोड़ दे, वो पिछला वाकया है। आज रात की बात करें। आज रात हमारे ऑफिस का जो एसी है वो उतारने की कोशिश की गई। 15 पे कॉल की, यहाँ पे फायर भी हुआ। 15 पे कॉल की, 15 यहां से ये पीछे हार्डली 1 मिनट के रास्ते पर है। ये पीछे अगर आप आ जाए थाने के ऊपर, यहां से थाना मुश्किल 5 मिनट की मुसाफत पर है। 15 पर कॉलें कर करके 1.5 घंटे के अंदर वहां यहां पर पुलिस आई है। वकूए के 1.5 घंटे के बाद पकड़ा गया। चोर कहां से पकड़ा गया? 1.5 घंटे के बाद फायर मार के निकल गया ना वो उसने फायर किया, फायर मार के वो चला गया, और पुलिस को कॉलें करते रहे हैं जो स्टाफ था, और 1.5 घंटे के बाद वहां से 15 तो आपकी जो प्लाजे की इंतजामिया है वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो चोरियां कैसे? तो कहता हूँ प्लाजे की इंतजामिया भी इन्वॉल्व है, ठीक है, वो लाजमी इन्वॉल्व है। उसके सुनने में यहाँ तक आया कि यहाँ पे बेशुमार तो वकला हजरात हैं बिल्कुल, जो कानून की पासदारी में हर वक्त लगे रहते हैं और कानून के महफूज समझे जाते हैं। उनके ऑफिस के भी जी बिल्कुल चोरी हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके सारा कुछ, लेकिन अभी तक उनकी जो उन्होंने दरखास्तें वहां पर दी हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इस महीने में कितनी वारदातें हो चुकी हैं जी? इस महीने में कम और बेश को 18 से 21 आउटर यहाँ से जा चुके हैं, एक फ्लोर से, एक प्लाजे के एक फ्लोर से, और कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं है। थाने में यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। जनाब सीपीओ साहब, थोड़ा सा थाने वालों को, एसएचओ साहब को या मुतलका जो थाना है यहाँ का, थोड़ा पाबंद करें कि कम से कम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो कि एक तालीम लेके आते हैं, जिनके लिए वो अपने लाखों रुपया खर्च किया जाता है, हुकूमत भी खर्च करती है उनको इन्वेस्टिगेशन सिखाने के लिए, तो कम से कम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके पता तो करें कि आखिर असल मुद्दा है क्या, चोर है कौन, कि एक प्लाजे के एक फ्लोर से 21 वारदातों में कई एसी और उनके वो चले गए हैं। तो इंतजामिया को भी इन्वॉल्व किया जाए, जरा पूछ गछ की जाए। उम्मीद है कि आप इस पे थोड़ी तवज्जो देंगे। अच्छा, एक बड़ा अलमिया है जी, आपने भी नोट किया, बल्कि रिपोर्ट भी किया कई जगह पे, कि शहर के कई चौराहों पे और कई ऐसे शाहराएं हैं जहाँ पे नाके लगे हुए हैं, और उन्हीं नाकों के दौरान कई वारदातें हो चुकी हैं, और उन्हीं रास्तों से वो चोर, डाकू, लुटेरे जो हैं अपने मोटरसाइकिल पे फरार हो जाते हैं, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि चोर कौन था, और ना ही निशानदेही हो सकती है, और ना ही इस कदर गिरफ्तारियां हो सकती हैं जिस कदर वारदातें हो रही हैं। अब ये भी एक अलमिया है। अक्सर देखा है सर, 125 के ऊपर लोगों ने नंबर नहीं लगाया हुआ, नाका लगा हुआ है, मुझे रोका, मुझसे पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला भाई ऑफिस से आ रहा हूँ, रात 12 साढ़े 12 बजे का, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। कागजात दिखाओ जी, ये लें कागजात। मैंने उन्हें नहीं बताया मैं साफी हूँ। लाइसेंस दिखाएं जी, ये लाइसेंस। शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ये शनाख्ती कार्ड। यार कोई चाय पानी मिल जाएगा? 125 ऐसे गुजरा। मैंने बोला भाई इसका तो नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ, इसको तो रोक, इसके पास गन तो नहीं लगी हुई है। और नहीं हमारे जानने वाला है। नंबर नहीं लगा हुआ है, तू जानता नहीं है, हम नहीं जानते,
तो उसे जाने दे रहा है। सवाल ये है सरपरस्ती में होता है जी, सर, ये सवाल सारा काम सरपरस्ती सवाल में। अभी आज शाम को एक तकरीब थी नेशनल पिंडी प्रेस क्लब रावलपिंडी में। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मैडम किन्जा वो भी आई हुई थी, वो भी आई हुई थी। और हम तकरीब खत्म करके जब बाहर निकले तो बाहर ट्रैफिक पुलिस के काफी वार्डन जो हैं वो कम से कम 5-7 वार्डन जो हैं वो खड़े थे, और एक हमारा फोटोग्राफर भी वहाँ पे खड़ा था। और आने वाले सदर से आने वाले जो मोटरसाइकिल थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, और कई ऐसे मोटरसाइकिल थे जो उनके हाथ से स्लिप होकर निकल गए, और वो वायरलेस लेके आगे शायद किसी को इन्फॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही मुझे नजर नहीं आया कि उनको कहीं किसी जगह पकड़ा गया हो। सवाल यह है कि रोका क्यों जा रहा है जी? मतलब हर खास दिन है 14 अगस्त कल, और हर मतवाला जो है और हर पाकिस्तानी और हर नौजवान जो है उसकी कोशिश होगी। आम दिनों में तो आम करते रहते हैं, 14 अगस्त तो एक मखसूस दिन है, उसमें तो उन्होंने हल्ला गुला करना ही है। तो कल ही के तकरीब को रोकने के लिए शायद ये किया जा रहा है ऐसा कुछ। 14 अगस्त जब भी आई है, 14 अगस्त से पहले ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त भी बाहर जगह जगह पे जहाँ पे नाके नहीं होते अब नाके लगे हुए होंगे। हाँ। और इनको एक टारगेट मिलता है, मखसूस टारगेट होता है कि आपने इतने चलान करने, जो पूरे साल की प्रोग्रेस है वो उन्होंने, ये जो मखसूस इवेंट्स होते हैं इन्होंने उसमें कार्रवाइयां करके उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने हैं। हर चलान के ऊपर इनका कमीशन भी है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात को बताऊं कि पिछले दिनों सीपीओ साहब ने कहीं विजिट पे जाना था और रोड काफी ब्लॉक था, जिसकी वजह से सिटी ऑफिस जाना था वो सील कर दिया गया। तो ये भी एक अलमिया है कि एक जो सिक्योरिटी का इदारा है उसको सील कर दिया गया इस बिना पे कि आप सिक्योरिटी को अपने जो रोड क्लियरेंस है उसको आपने वो नहीं किया, क्योंकि एक शाही सवारी आ रही थी। सीपीओ साहब देखें, जबकि आप राजा बाजार देखें, गंजमंडी देखें, और जितने भी रोड है, खास करके आप सादकाबाद का इलाका देख रहे हैं, रत्ते का इलाका देख रहे हैं, ये सारे रोड हमा वक्त ट्रैफिक से जाम रहते हैं। एक और भी अलमिया की बात है जो मैं तकरीबन अपनी काफी रिपोर्ट्स में इसको शाया कर चुका हूँ कि राजा बाजार, फौरा चौक, यहाँ पे कोतवाली भी है, यहाँ पे सिटी थाना भी है, यहाँ पे सीआईए भी है, FIA की भी तरफ मौजूद है। जबकि जो बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें हसास बिल्डिंग आप कह लें, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे, तो उसके बावजूद वहां पे रश जो है उसका अंबार लगा होता है। होमा वक्त जो है 4-4 घंटे 3-3 घंटे मुसलसल ये रोड ब्लॉक रहते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज भी अपने मुकर्रा वक्त पे मरीज को लेके हॉस्पिटल नहीं पहुंची। और कई ऐसे रिपोर्ट हो चुकी हैं खबरें कि मरीजों ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया क्योंकि रोड क्लियर नहीं थे। लेकिन ये जो सीपीओ साहब की और ये जो अफसरान की जो आप बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अवाम से तनख्वाह ले रहे हैं या अवाम इनसे तनख्वाह ले रही है। मेरा सवाल तो ये बनता है, असल में ये सवाल मैं कर चुका हूँ कि शाही सवारी थी, उन्होंने वहां से गुजरना था और उनको वो रोड ब्लॉक मिला, खलल पैदा हुआ उनकी आमदोरफ्त में। उनको ये नहीं पता कि वो तो एक दिन वहां से गुजरे हैं, बाकी उस रोड का रोज यही हाल होता है, वक्त वही हाल होता है, सुबह से शाम वही हाल होता है, कितने बंदे जो है फायर किए, एक पूरा सीपीओ ऑफिस उन्होंने सील कर दिया, सिटी ऑफिस सील कर दिया था और सील कर दिया गया था रेस कोर्स। ये बड़ी खबर थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। सिटी ऑफिस को सील सिर्फ इस वजह से किया गया कि वो वहां से गुजर रहे थे, वो वहां की ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर नहीं थी, कोई गुलरेज की तरफ जा रहे थे, कोई बैरियर की तरफ, कोई डीएचए की तरफ, तो वो अच्छा सीपीओ साहब की बात चल पड़ी है, ट्रैफिक पुलिस की बात अगर चल चुकी है तो गंजमंडी का इलाका है जो कि गला मंडी है, और वहां पे रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक आम जो ट्रैफिक है उस रोड से नहीं गुजर सकती, क्योंकि वहां पे सैकड़ों ट्रक दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक ऐसी शाहराह है जहां से कई मरीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं या उनके दीगर जो लाजमात होते हैं जिंदगी के लिए मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए वो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये वक्त ऐसा है कि वहां पे ट्रक की वजह से पूरा जाम रहता है, पूरा रोड जाम रहता है और उनकी आमदोरफ्त में बड़ा खलल पड़ता है। इसमें भी कई मरतबा मशवरे हो चुके हैं कि यहाँ से गला मंडी जो है वो आउट ऑफ सिटी इसको लेके जाया जा रहा है, जगह मुख्तस हो चुकी है, फलां हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हसन भाई कि इस किस्म के मामला भी आपके अंदरूने शहर जो है वो मौजूद हैं।
हमारी ट्रैफिक पुलिस की अगर कारकर्दगी देखनी है ना, तो आप फैजाबाद चले जाएं, पुल के नीचे एक गाड़ी खड़ी होती है पुलिस की, जो ट्रक आता है उसे रोका जाता है, उससे अपना खर्चा लेते हैं, ट्रक निकल जाता है। नहीं, ये तो बड़ा कहा गया है कि जो जदीद हमारी जो जो वार्डन है या हमारी ट्रैफिक पुलिस है, वो इस चीज से बिल्कुल जो है वो खाली है कि वो रिश्वत ले। रिश्वत वाला कोई काम इसमें नहीं है। इनकी तनख्वाहें, उनको मुराद और उनको कमीशन इतने दिए जा रहे हैं कि उनकी एक अच्छा गुजारा हो रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक। बिल्कुल आपकी इत्तला सही है, लेकिन आजकल महंगाई का दौर है। उनकी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सरियत यही है कि उनकी सैलरीज उनकी अच्छी हैं और सारे पढ़े लिखे, उन्होंने सारे जो है ना वो वार्डन्स उन्होंने उनको हायर किया हुआ है। अगर ये कह लें कि काली भेड़े तो हर इदारे में मौजूद होती हैं, अगर वहाँ पे भी हों 100 में से आप कह लें कि अगर 20% हो तो होंगी कि जो आज भी इसी तरह वो पुराने रवायती करप्शन क्या करते हैं। असल में मेरी एक तजवीज़ है, शायद आप मुतफिक हों। मैंने अपनी तहरीर में भी कई खबरों में भी ये इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आखिर जब भी रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं कि ट्रैफिक जाम है जी, और बेजा किस्म की जो यहाँ पे पार्किंग है वो है खुद साख्ता पार्किंग जिसको कहते हैं। आप किसी भी प्लाजे के आगे चले जाएं, लियाकत रोड है, उसके बाद जितने भी हमारे रोड है, इकबाल रोड है, वहाँ पे खुद साख्ता ट्रैफिक पार्किंग जो है वो बनी हुई है जी, जिनके चार्जेस बाकायदा तौर पे एक पर्ची दी जाती है। गवर्नमेंट की नहीं होती, पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा, प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनके खजाने में जा रहा है। मेरी तजवीज़ ये थी, शायद मैं गलत हूँ, कि एक से पूछा जाए, अगर ट्रैफिक पुलिस से पूछा जाए, CTO साहब से पूछा जाए, वो कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये कंट्रोलमेंट TMA की जिम्मेदारी है। TMA से पूछा जाए, वो कहते हैं जी वार्डन की जिम्मेदारी है। तो एक दूसरे पे डालते हैं, कभी RDA पे डालते हैं, कभी किसका नाम लेते हैं। तो मेरी तजवीज़ ये है कि CPO साहब, CTO साहब, DSP साहिबान जो हमारे सिटी के हैं वो, और TMA के जो करता धरता हमारे जो CA साहब हैं वो, ये अगर एक बंद कमरे में बैठ जाएं और एक पॉलिसी मुरतब करके उस वक्त उठें जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के दरपे हों, तो मेरे ख्याल में ये मामला सारे हल हो सकते हैं। अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और एक ही छतरी के नीचे बैठ के अगर ये फैसले कर लें और एक दूसरे की मान लें, तो बहुत से इस्लाहात आ सकती है। तो कमीशन कौन लेगा फिर? कमीशन किसको मिलेगा? फिलहाल हम इस्लाहात की बात कर रहे हैं। अगर ये सारा कुछ कमीशन पे अगर करेंगे तो फिर सर ये नीचे से लेके ऊपर तक सारा खाया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ से लेके आप इस्लामाबाद 0 पॉइंट चले जाएं, आप जैसे फैजाबाद क्रॉस करेंगे, मोटर बाइक वाले जो है पंचर बनाने वाले, वो आपको जगह जगह मिलेंगे। ये गाड़ियों के एक्सीडेंट क्यों होते हैं पता है? कितनी जाने गई हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है जी, और इजाजत लेना चाहेंगे आप दोनों हज़रात से, आपका बड़ा मेहरबानी। नाज़रीन, इस्लाहात सारी की जा सकती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बैठा जा सकता है और सारे मामलात को हल किया जा सकता है, लेकिन मैं इत्तफाक करूंगा हसन भाई और अली भाई की इस बात से कि अवाम जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जिस दिन अवाम ठीक हो गई, हुक्मरान ठीक हो जाएंगे। जब हुक्मरान ठीक होंगे, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो कानून साजी करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इदारे जो हैं उन्हीं के अंडर आते हैं, इदारे भी ठीक हो जाएंगे। जब इदारे ठीक होंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम भी खुशहाली के रास्ते पे गामजन हो जाएगी। इंशाअल्लाह नए किसी प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।